नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट चर्चा में है। इस संक्रमण से महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत 63 साल की एक महिला की हुई है। उन्हें कई बीमारियां थी, साथ ही डायबिटिक भी थी। हालांकि उनको टीकों की दोनों डोजेज मिली हुई थी। चिंता के बाद अब ये भी है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ब्रेक थ्रू यानी वो केस जिन्हें दोनों डोज के टीके मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ऐसे 2,58,560 को संक्रमण हुआ। ये ब्रेक थ्रू किसी भी टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक लेने वालों में हुआ और इनमें पहली डोज के बाद हुआ संक्रमण दोनों डोज के बाद के संक्रमण से दोगुना है। और आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो देश भर में इन ब्रेक थ्रू मामले के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये अपने आप में हम सबके लिए सतर्क रहने का, आगाह करने के एक हालात हैं कि जब संक्रमण के इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं दोनों टीके के बाद भी, किस तरह से हमें एहतियात बरतनी है। बहरहाल जमीनी स्थिति क्या है, देखते हैं ये रिपोर्ट। टीके के बाद संक्रमण के मामले पूरी दुनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन शोध के मुताबिक टीका गंभीर बीमारी और जान जाने की आशंका को बहुत हद तक कम करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक टीका लेने के बाद अब तक 2,58,560 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें पहली डोज के बाद 1,71,511 और दूसरी डोज के बाद 87,049 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश के टीकाकरण अभियान में शामिल तीनों टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की पहली और दूसरी डोज लेने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले पाए गए हैं। पर अच्छी बात है कि 0.048% मामलों में ही अब तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले आए हैं। हमारे भारत देश में जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, चाहे दुनिया में बाकी हिस्सों में, करीब करीब सभी वैक्सीन गंभीर बीमारी और मृत्यु के प्रति 90% से ऊपर प्रभावी हैं। अगर वैक्सीन मिल गई है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता भी है तो उसका गंभीर बीमारी नहीं होती। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को 1 डोज लगी हुई है या 2 डोज लगी हुई है, तो भारत में जो अभी तक स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से 2 से 10% के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर ये स्टडीज स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में की गई हैं और गंभीर बीमारी बहुत ही यदाकदा ही देखी गई और मृत्यु तो लगभग नगण्य है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए लोग इसके आंकड़े भी देख पाएंगे और टीके को लेकर उनका भरोसा भी बरकरार रहेगा। टीके के बाद भी एहतियात बरतनी जरूरी है क्योंकि वायरस बहरूपिया है और ऐसे में शोध खोज का सिलसिला फिलहाल जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, महामारी विशेषज्ञ, मुंबई से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर लहारिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना अलग है? जो नॉर्मल संक्रमण होता है कोरोना का, उससे कैसे अलग है, जरा बताइए। सबसे पहली बात है कि जो डेल्टा प्लस एंड डेल्टा वेरिएंट लगभग समान है। डेल्टा प्लस में एक एडिशनल म्यूटेशन पाया गया है और उस म्यूटेशन के आधार पर माना जाता है कि बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन थेरेपी के खिलाफ थोड़ा कम असरकारक होता है। शुरुआत में जब डेल्टा प्लस के बारे में खबरें आई थी तो लोग काफी चिंतित हुए थे, पूरे देश में इसकी चर्चा रही थी, लेकिन अब हम देख चुके हैं कि देश में करीब 100 से कम डेल्टा प्लस के जीनोमिक सर्वेलेंस केसेज आए हैं। अर्थात यह वेरिएंट उस रफ्तार से नहीं फैल रहा है अगर वो बहुत डिफरेंट होता। मुख्य वेरिएंट जो देश में सर्कुलेट हो रहा है और ज्यादातर जीनोमिक सर्वेलेंस में पाया गया है, 98 से 99% वो डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा प्लस बहुत निम्न स्तर पर है। तो अब सरकारें और सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस अतिरिक्त चिंता का विषय नहीं है। इसके वही सब कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज हैं जो डेल्टा वेरिएंट की हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं, इसको अलग वेरिएंट मानने का इतना जरूरत नहीं है। एक कॉलोकियल नाम है, हम आम भाषा में डेल्टा प्लस कहते हैं, अदरवाइज यह डेल्टा का ही एक प्रकार है। जी डॉक्टर लहारिया, अब ब्रेक थ्रू के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब चिंता की बात यह है, कहा जा रहा है कि भाई दोनों टीकों के बाद भी ये संक्रमण हो रहा है, इसलिए इसको ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। हालांकि जो डेटा है, आंकड़ा है, वो 1 डोज के बाद भी हमें दिया जा रहा है। लेकिन
अब ये ब्रेक थ्रू के आंकड़ों को हम कैसे समझें और इससे कितना चिंता की बात? अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को जितने टीके प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लगने चाहिए, यहाँ पर 2 टीके लगने चाहिए, और उसके बाद 2 टीके लगने के बाद भी 2 सप्ताह निकल जाएं, उसके बाद किसी को इन्फेक्शन होता है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। तो कुछ मायनों में यह वैज्ञानिकों और रिसर्चर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को इस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन यह बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी 100% से कम है, करीब 80% एफिकेसी है। उसका मतलब हुआ कि 100 में से जिन 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी उनमें से 80 को वैक्सीन काम करेगी और 20 पर असरकारक नहीं होगी, तो 20 व्यक्ति फिर भी इन्फेक्शन की संभावना रखते हैं। अगर उन्हीं व्यक्तियों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह पूरी तरह संभव है, वैज्ञानिक इसका एक्सप्लेनेशन है। इवन जो बेस्ट वैक्सीन है जिसका 95% एफिकेसी माना जाता है, mRNA वैक्सीन, उनके बाद भी 5 लोग ऐसे बच जाएंगे 100 में से जिनको इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो हमें इन पर नजर रखनी है और जब इस तरह के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आते हैं तो ऐसा किया जाना चाहिए कि उनका जीनोमिक सर्वेलेंस किया जाना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहीं नए वेरिएंट से तो नहीं हो रहे। अन्यथा यह एक साधारण सी बात है। जैसे देश में बात हो रही है कि 2,50,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आए, मेरी राय में जो इन्फेक्शन पहले डोज के बाद हुए उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम कहते ही रहते हैं कि आपको जब तक पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल नहीं होगा तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो व्यक्ति पूरी प्रभावित हो सकता है एक डोज के बाद, जैसे कि अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति हो। लेकिन संक्षेप में यह नजर रखनी है और हमें नजर रखनी होगी कि किस वजह से ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, राज्य के किन हिस्सों में हो रहे हैं, और लोगों को सावधानी बरतते रहना है। जी, एक तो फिर जो ये परिस्थिति हमारे सामने है, परेशानी बढ़ा देती है एक आम नागरिक की, उसको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से अगर महाराष्ट्र में 3 मौतें आ जाती हैं और फिर मामले अगर बढ़ते हैं तो ये क्या संकेत देता है और हम बचाव कैसे करें अपना? सबसे इस महामारी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा प्लस या कोई नया वेरिएंट उभर कर आए, उन सबसे बचने के तरीके वही पुराने हैं। सबसे पहली बात है, हमें वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करती है व्यक्तिगत रूप से। आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आपको गंभीर बीमारी होने की संभावना काफी घट जाती है, हो सकती है लेकिन काफी हद तक घट जाती है। दूसरा बात है, वायरस का संक्रमण रोकना है और जो व्यक्ति ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रोकना है तो हमें मास्क लगा के रखना होगा, तो उससे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएंगे। साथ में जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगाई उनको भी मास्क लगा के रखना है, मास्क किसी भी इससे बचाएगा। तो 2 बातें जो मैं काफी बार दोहराता हूं कि वैक्सीन आपको व्यक्तिगत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, गंभीर बीमारी होने से रोकेगी, और मास्क लगाएंगे तो आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से बचेंगे और आप स्प्रेड नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी आपके आसपास बचे रहेंगे। तो मास्क जन बचाव के लिए है, वैक्सीन व्यक्तिगत बचाव के लिए है। आखिरी सवाल संक्षेप में इसका जवाब, स्कूल के लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि एक तरफ है कि स्कूल खुलने चाहिए, दूसरी तरफ आज खबर है हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद हो गए हैं एक बार फिर खुलने के बाद। कर्नाटक मंथन करेगा क्या करें, तो ऐसे में स्कूल खुले भी छोटे बच्चों के लिए तो क्या किया जाए? सबसे पहली बात है कि हमें याद रखना होगा कि काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जबकि हमें याद रखना चाहिए कि अभी फिलहाल दुनिया के करीब 170 देशों में स्कूल खुले हुए हैं और दुनिया के किसी भी देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। दूसरा बात जो मैं कहना चाहूंगा वो यह है कि कोई नहीं कह सकता कि यह महामारी कब खत्म होगी, कोई नहीं बता सकता कि यह वायरस कब जाएगा। तो हम ऐसे अनिश्चित काल के लिए स्कूल तो बंद नहीं रख सकते। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सारी सावधानियां बरतते हुए स्कूल को प्रारंभ करें। यह प्रक्रिया एक डायनेमिक होगी। स्कूल खुल जाएंगे, अगर केसेस बढ़ने लगेंगे तो उनको बंद करना होगा। स्कूल ऐसी जगह पे खोले जा सकते हैं जहां कम इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें इससे सीखना होगा कि कैसे रहना होगा। डर के नहीं रह सकते। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि अधिकतम चिंता जो स्कूल खुलने से है दर्शाते हैं वो ऐसे माता पिता दर्शाते हैं जिनके घर में वाईफाई या ब्रॉडबैंड की सुविधा है और बाकी अन्य डिवाइसेज हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चों के पास उनकी शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है। तो स्कूल ऐसे खोले जाने चाहिए कि सबका बचाव भी हो और शिक्षा भी चालू रहे और एक डायनेमिक प्रोसेस होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रकांत, आपने बहुत राहत भरी खबर दी जो माता पिता सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही मास्क अपना जरूर पहन के रखें जितना हो सके, और अगर आप बाहर निकले तो अपनी दूरी जरूर बनाएं।
तो आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दें जो स्कूलों से जुड़ी हुई जानकारी है, तो अब थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दें कि संक्रमण का असर स्कूलों तक पहुंचा है। कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बोम्मई हैं वो स्कूल खोलने का फैसला उन्होंने फिलहाल टाल दिया है। वे अब स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से मशवरा करने के बाद ही फैसला लेंगे। उन्होंने पहले कहा था कि 9वीं और 12वीं के लिए स्कूल 23 अगस्त से खुल जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने तो अपने स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया है। वहां 62 बच्चे संक्रमित हुए। पंजाब में स्कूल खुलते ही 33 बच्चे संक्रमित हुए, तो हरियाणा में 6 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास और उन्हीं से समझते हैं कि क्या उनको जानकारियां मिल रही हैं हिमाचल प्रदेश से, पंजाब और हरियाणा से। जिस तरह से गजाली, हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, चिंताएं क्या हैं, क्या कारण बताया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, अगर हिमाचल की बात करें तो पहले तो चिंता ये थी कि पर्यटक बहुत आ रहे हैं, फिर बीच में सेकंड वेव के बाद जो है केसेस में डिप आना शुरू हुआ, केसेस कम हुए। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले हैं उसके बाद से करीब 60 से ऊपर जो विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक में परसों मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद अनाउंस किया कि ये डिसाइड किया गया है कि सारे ही स्कूल बंद किए जाएंगे। हालांकि एक खास इलाका था हिमाचल का जहां के स्कूलों से बच्चे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे थे या जहां संक्रमण दर ज्यादा था, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना था कि क्योंकि अलग अलग इलाकों से केस नहीं आ रहे हैं, किसी एक लिमिटेड इलाके से ही आ रहे हैं, इसके बावजूद पूरे प्रदेश में जो है 22 अगस्त तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूलों के अलावा पर्यटकों के लिए भी हिमाचल सरकार की तरफ से RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो मैंडेटरी कर दी गई है, या अगर आप 1 डोज या दोनों डोज लगवा चुके हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ आ सकते हैं। ये तो रही बात हिमाचल की। पंजाब में और हरियाणा में स्कूल खुले हुए हैं। पंजाब में सारे ही क्लासेस के लिए स्कूल चल रहे हैं 2 अगस्त से, और फिलहाल आज की जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसमें 30 से ऊपर जो विद्यार्थी हैं उनको कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान या सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि वो स्कूलों को बंद कर देंगे। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये ऑर्डर सारे ही महकमे में, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये दिया गया है कि स्कूलों में जो है वो टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो टेस्टिंग को पर डे 10,000 करने की बात सरकार कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं वो जरूर चिंतित हैं, क्योंकि हालांकि वो रूल है कि आप एक कॉन्सेंट लेटर लेके आए, सहमति पत्र लेके आए अपने माता पिता का, तभी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 समस्या है। एक तो ये कि 1 साल से ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये डिसरप्ट हुआ पड़ा है, कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कहीं नहीं चल रही हैं, तो उसको लेकर भी चिंताएं थी। सरकार को ऐसी फीडबैक मिली कि पेरेंट्स का कहना है कि अब स्कूल खोल दिया जाए, केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन स्कूल खुलने के फौरन बाद जिस तरह से केसेस बढ़े हैं बच्चों में, और दूसरी चीज ये कि अक्सर सरकारी स्कूलों में ये देखने को मिलता है कि SOP चाहे सरकार जितना भी लागू कर दे, बच्चों को कंट्रोल करना, चाहे वो रिसेस टाइम हो, लंच आवर्स हो या छुट्टी के बाद वो मास्क नहीं पहनते या वो सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस में मेंटेन नहीं हो पाता। और खुद सेहत मंत्री ने भी ये बात मानी है कि बच्चों को कंट्रोल करना या मॉनिटर करना, छोटे बच्चों को खास करके, वो बहुत टफ हो जाता है। चिंता की बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी गजाली कि बच्चों की जो तादाद है कितनी आ रही है, और कौन से सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कम बच्चे आ रहे हैं या ज्यादा बच्चे आ रहे हैं? उस लिहाज से डेटा तो मुश्किल होगा, लेकिन अमूमन क्या आंकलन है वहां पर? नहीं, स्कूलों में बच्चे कम आ रहे हैं, ये बात तो है कि जैसा पिछले साल माहौल था उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन क्योंकि स्कूल पंजाब में 2 अगस्त से ही खुले हैं, तो उसके बाद केसेस भी बढ़ने लगे, तो स्कूलों में जो अटेंडेंस है वो जरूर कम है। मैक्सिमम बच्चे अभी भी ऑनलाइन मोड से ही प्रीफर कर रहे हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जैसे ही केस बढ़े उनके लिए चिंताजनक बात हो गई है। दूसरी बात ये भी है कि स्कूल के स्टाफ भी 100% वैक्सीनेटेड नहीं है, जो जैसा कि सरकार को तेजी से वैक्सीनेशन करना चाहिए स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेके, तो उसमें भी वो तेजी जब तक नहीं आएगी तब तक बच्चों के माता पिताओं के जहन में वो बात जरूर एक चिंता का विषय बना रहेगा। तो फिलहाल अभी भी वो 100% अटेंडेंस है नहीं, कहीं बिलो 50 है, कहीं बिलो 60 है, तो कहीं ना कहीं जो है अटेंडेंस भी बच्चों की स्कूलों में फिजिकल क्लासेस के लिए कम ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से गजालिया में जिस तरह से बता यही रहे कि टीके ज़रूर और लगने चाहिए, क्योंकि अगली खबर भी इसी ओर इशारा कर रही है। टीकों की किल्लत बनी हुई है।
बिहार में गोपालगंज के इटवा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन केंद्र में ग्रामीण इतनी संख्या में पहुंच गए कि कतार लगानी पड़ी और इस दौरान लाइन में खड़े होने के लिए आगे हमको लेकर ऐसा विवाद बढ़ा कि धक्का मुक्की होते होते दौड़ा कर कुछ लोग एक दूसरे को पीटने लगे। पिटाई करते हुए लाइव वीडियो को किसी ग्रामीण ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। तो ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं और वाकई में जो टीकाकरण है उस अभियान में भी तेजी लाने की बहुत जरूरत है। और अब कोरोना संक्रमण की खबरों से आगे बढ़ते हैं। अब खबर है चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीट कर कल जो मामला सामने आया था, जय श्री राम बुलवाने के आरोप में 3 आरोपी जो हैं उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन उनको जमानत भी मिल गई है। बजरंग दल के लोगों ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए कल देर रात तक डीसीपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिस रिक्शे वाले को पीटा गया था उसका परिवार उस कांड से दहशत में है। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज्य स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है ना कोई एफआईआर। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गईं। मां बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई, एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मार न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा ई रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की एफआईआर लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है वो छोटी बस्तियों में घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे। हमारे तो खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ करें बता। अच्छा है अब ये झूठी है जो कबूती तो ये सब कही रहे हैं आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले की याद आई। बिना परीक्षा दिए मार्कशीट जारी हो गई।
देश प्रदेश की सियासत में व्यापम घोटाले की आंच अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर मार्कशीट घोटाले के आरोप लगने लगे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को भी पास कराया गया जिन्होंने कभी परीक्षा ही नहीं दी। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने ही मामले को पकड़ा है और जांच के आदेश दे दिए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 300 कॉलेज, 80,000 छात्र, मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा कॉलेजों का विश्वविद्यालय और गवर्निंग बॉडी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर फर्जी मार्कशीट घोटाले के आरोपों में घिरा है। हाईकोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट बताती है कि प्रश्न पत्र बनाने से लेकर उत्तर पुस्तिका जांचने, रिवैल्यूएशन से लेकर मार्कशीट जारी करने में गंभीर अनियमितता हुई है। छात्रों के न सिर्फ नंबरों में हेरफेर कर मार्कशीट जारी की गई, बल्कि कई ऐसे छात्रों को पास बताया गया जो परीक्षा में बैठे ही नहीं। जांच कमेटी ने साफ पाया है कि छात्रों को पास फेल करके पैसा कमाया गया। जांच कमेटी ने ये देखा है कि माइंडलॉजी कंपनी ने ज़्यादा पैसा विश्वविद्यालय से लिया, राजस्व का नुकसान किया। जांच कमेटी ने पाया है कि यहाँ के लोग भी भ्रष्ट तंत्र में डूबे हुए थे। मामला सामने आने के बाद भी रिजल्ट बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ उसका ठेका निरस्त हुआ। कंपनी ने विश्वविद्यालय को डेटा तक नहीं दिया। कहा बेंगलुरु में उसका कार्यालय लॉकडाउन में बंद है। फिर टर्मिनेशन के खिलाफ कंपनी हाई कोर्ट चली गई। वहीं यूनिवर्सिटी अब जवाब पेश नहीं कर रही है। कंपनी कोर्ट में चली गई है, तो हम लोगों ने अभी तुरंत में कोर्ट में विश्वविद्यालय की तरफ से वकील वगैरह नियुक्त कर दिए हैं, जो कि वो करेंगे और माननीय न्यायालय इस बारे में संज्ञान लेगा। मामले की जांच के लिए पूर्व कुल सचिव डॉक्टर जेके गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें पता लगा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य इंटरफेस निर्धारित नहीं है। ईमेल से सारा काम होने से डेटा में फेरबदल हुआ। सॉफ्टवेयर में आईपी एड्रेस के बजाय मैक एड्रेस है, जो सुरक्षा के हिसाब से उचित नहीं। अंक सूची में उप कुल सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य है, लेकिन टीआर शीट से मिलान वर्जित किया गया, जो आपत्तिजनक है। विश्वविद्यालय के गोपनीय कक्ष में कंपनी का सर्वर है, लेकिन डेटाबेस मांगने पर भी दिया नहीं गया। अंक सूची का डेटा ईमेल के जरिए पीडीएफ और एक्सेल में कट पेस्ट कर बनाया गया, जिसमें डेटा परिवर्तन और उसके त्रुटिपूर्ण होने की आशंका है। नतीजे घोषित होने से पहले इसे विश्वविद्यालय के कर्मचारी को मेल आईडी पर भेजा गया। परीक्षा नियंत्रक ने छुट्टी पर रहते अंक भेजे, जिसे कंपनी ने मार्कशीट में दर्ज किया। डेटा की सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करवाने की शर्त का भी उल्लंघन किया गया। हालांकि कंपनी ने ईमेल के जरिए जो प्रतिक्रिया भेजी है, उसमें सारे आरोपों का खंडन किया है। पिछले कुछ महीनों से हमें निहित कारणों से विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने परेशान किया। उक्त अधिकारी ने हमारी टीम पर परीक्षा की पवित्रता से समझौता करने का दबाव बनाया, जिसे हमने मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारा अनुबंध समाप्त कर हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस फैसले को हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी। माननीय अदालत ने 19 जुलाई को विश्वविद्यालय के फैसले पर रोक लगाकर 16 अगस्त को अगली सुनवाई रखी है। उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। मामला अदालत में है, लिहाजा उस अधिकारी पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जानकार मानते हैं कि पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस सबकी भूमिका संदिग्ध है। जो रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट है इसमें, वो रिपोर्ट तो पर्याप्त है। पुलिस चाहे तो धागे से पूरे कहानी को उधेड़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है उसने ही घोटाला पकड़ा और जांच करवाई। संपूर्ण मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश किए हैं और ये सुनिश्चित हमने किया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। और जैसा मैंने कहा है कि मैंने स्वयं नोटशीट लिखकर सभी तथ्यों की जांच करवाई है और जो भी दोषी होंगे, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वैसे विश्वविद्यालय हर मामले में हड़बड़ी में दिख रहा है। कुलपति की कार के पीछे भागते ये बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के छात्र हैं। साल भर से रिजल्ट नहीं आया है। कुलपति से 2 मिनट बात करने का समय मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। हम लोग का पिछले साल एग्जाम हुआ था, रिजल्ट अभी तक एक सेमेस्टर का भी नहीं आया है। हमारे यहाँ 4 बैचेज है, चारों बैचेज का एक भी रिजल्ट नहीं आया है। वीसी से जब भी मिलते हैं तो हमको वीसी ये बोलता है कि मर जाओ या मरने का नाटक करो तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और अभी हम सामने उनसे बात करने गए तो वो कार से हमको कुचलते हुए जा रहे थे। बहरहाल जांच कमेटी के जेके गुप्ता पद से हटाए जा चुके हैं। वहीं परीक्षा नियंत्रक, जिन्हें परीक्षा परिणामों के लिए जिम्मेदार बताकर हटाया गया था, उनका तबादला आदेश अगले दिन ही निरस्त हो गया। लेकिन जुलाई में मामले की और परतें खुलने के बाद उन्हें फिर अपने पद से हटा दिया गया।
व्यापम भवन के नाम में बदलाव हो गया, अब ये चयन भवन बन गया, लेकिन इस पर लगे आरोपों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जिस कंपनी पर मार्कशीट बनाने का जिम्मा था उसे ब्रॉडबैंड का बिल, बिजली का बिल भी भरना था, लेकिन ब्रॉडबैंड का बिल भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने भरा और बिजली का बिल भी सरकारी मदद से भरवा दिया गया बगैर ऑडिट के, और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब आगे है, प्लास्टिक के कुछ सामानों पर रोक से कितना फायदा होगा धरती को। सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कुछ सामान अगले साल से प्रतिबंधित हो जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्लास्टिक की डंडी वाली ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक समेत कई प्लास्टिक के सामान पर रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे पास मौजूद हैं। अखिलेश, ये बताइए कि एक बार फिर से इस तरह की अधिसूचना, सरकारी कोशिशें तो बहुत अरसे से करती आई हैं, लेकिन कितनी गंभीरता से इसे अमल में लाया जाएगा? देखिए, अमल में तभी ही आ पाएगा जब इसका सख्ती से पालन किया जाए। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कहा है कि अगले साल 1 जुलाई से इन तमाम चीज़ों का जिनका आपने जिक्र किया है उन पर रोक लगा दी जाएगी। ना तो उनका निर्माण हो सकता है, ना आयात हो सकता है, ना ही बिक्री हो सकती है, ना ही उपयोग हो सकता है। ये सख्त निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जो कैरी बैग होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है क्योंकि उसको लोग एक बार में इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसकी मोटाई बढ़ा दी जाएगी पहले 30 सितंबर से, उसके बाद अगले साल से 31 दिसंबर से। और इस तरह से मोटाई बढ़ाने से ये होगा कि उनको रिसाइकल करना, रीयूज़ करना ज़्यादा आसान होगा, ये सरकार का मानना है। और तीसरी बात ये कि वो जो आइटम जिनका जिक्र इसमें किया गया है पाबंदी में, वो आइटम जो इसमें शामिल नहीं है उनको निपटाने की जिम्मेदारी, उनका कचरा किस तरह से निपटाया जाए इसकी जिम्मेदारी उनको बनाने वालों की होगी। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किया गया है। तो 3 बड़े कदम उठाए गए हैं, तीनों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। बहुत अहम खबर है, कदम है जिसको हम सबको उठाने की एक साथ ज़रूरत है। बहरहाल देश की बात में आगे, जो हमारा दोस्त मुल्क है अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात, क्योंकि इसका असर भारत पे होगा, एक रिपोर्ट दिखाएंगे।